दोस्तों अगला जो चैप्टर है हमारा वो है लेसन नंबर 3, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। मैं कह सकता हूं कि ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इजीएस्ट चैप्टर जो कि आपको पार्ट वन के अंदर मिलने वाला है। अब यार देखो, इस चैप्टर को छोड़ना, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कोई भी बच्चा छोड़ने के इरादे से नहीं बैठा है। अगर छोड़ने के इरादे से बैठा है तो प्लीज उस इरादे को बदल लो। बहुत आसान चैप्टर है यार, ये आपको मार्क्स देने में आपकी हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। अब देखो, ये चैप्टर इजी मैं जब बोल रहा हूं ना, तो इसको इजी बोलने का रीजन ये है कि इजी और डिफिकल्ट के बीच में एक ही डिफरेंस होता है। जिस चीज को आप लोग एक इमेजिनरी, एक इमेज बना पा रहे हो, जिस चीज को आप रिलेट कर पा रहे हो अपनी रियल जिंदगी में, वो चीज आपके लिए इजी हो जाती है, डिस्पाइट वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। और जहां जिस चीज की आप इमेज नहीं बना पाते हो, वो चीजें आपको मुश्किल लगती है, क्योंकि आपको उसे क्या करना, डेलिबरेटली याद करना पड़ता है। एंड मैं कह रहा हूं इस चैप्टर में ऐसी कोई चीज होगी ही नहीं जो आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट ना कर पाओ, बेशक आज, चाहे आज से 4 साल बाद जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। जिस बच्चे ने आर्टिकलशिप कर रखी है, यानी कि जो आर्टिकलशिप चल रही है जिन लोगों की, क्योंकि सीएस प्रोफेशनल के बच्चे देख रहे हैं, तो जिन लोगों की भी चल रही है वो तो मैं कह रहा हूं उनके लिए मजाक है, वो मुझे पढ़ा सकते हैं, उनको इतना आता होगा। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स में। देखो, यहां पर आपको एक क्लियर बात बता देता हूं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जितना आप जब भी अपनी कोई जॉब परफॉर्म करते हो, उस जॉब को परफॉर्म करने के दौरान आपने क्या क्या चीजें कलेक्ट करी, क्या क्या एविडेंसेस कलेक्ट करे, आप उनको एक जगह समेट कर रख लेते हो। सो दैट इसके अलग अलग पर्पसेस होते हैं। सो दैट आपने अगर कोई डिसीजन बनाया है इस चीज के ऊपर, तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि आपने डिसीजन लिया है, आपने ये ओपिनियन दिया है, तो वो क्यों दिया है। अब सिंस हम लोग एक कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स के पार्ट हैं, तो हम लोग यहां पर डॉक्यूमेंटेशन या रिकॉर्ड मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ एक सीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और सीएस में भी कौन सा, स्पेशली प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की बात करेंगे। यहां पे हम लोग प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है वो देखेंगे। कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट क्या करेगा, किसी कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स या जो भी की मैनेजरियल पर्सनल है, उन लोगों को डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से करनी होगी, वो यहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए जरा समझते हैं कुछ चीजें, थोड़ा सा रीड करते हैं साथ में रीड करेंगे ना, तो एक जनरल ओवरव्यू मिल जाएगा हमें पर्टिकुलर इस चैप्टर का। देखिएगा, सबसे पहली चीज जो दोस्त है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, हमारी बात हो रही है, इज टू प्रिपेयर एंड मेंटेन द सेक्रेटेरियल एंड अदर रिकॉर्ड्स। सेक्रेटेरियल एंड अदर रिकॉर्ड्स, यार सिंपल सी बात है, सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड यानी कि जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, उसको फुलफिल करने के लिए जो भी काम है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करके रखेगा, हमारा प्यारा दुलारा कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है ना। विच आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट by the company, and in many cases the role is extended towards creating and execution of critical corporate records। आपको सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं रखने हैं, इन सम केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जितने सेक्रेटेरियल, जितने फॉर्म फाइलिंग है, जितने भी आपकी साइनिंग सर्टिफिकेशन है, वो काम करने का भी काम किसका है, कंपनी सेक्रेटरी का है। सो नॉट जस्ट कीपिंग द रिकॉर्ड्स, इवन उस रिकॉर्ड को बनाने का भी जो काम है वो भी कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी। Then it is the duty of the company secretary to ensure confidentiality of the documents। यार ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, confidentiality मतलब आप समझ लो, if you are a professional then you are definitely supposed to be confidential about your client, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है। यानी कि कंपनी सेक्रेटरी ने अपने काम करने के दौरान, डेफिनेट सी बात है यार, क्लाइंट के बारे में, जो कंपनी है उसकी, उसके बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन उसको मिली होगी, क्योंकि जो कंपनी होती है वो सब कुछ सौंप देती है अपने सीएस को कि सर ये लो, आप हमारे रिकॉर्ड्स बना दो, आप हमारी एनुअल रिटर्न फाइल कर दो, आप हमारे लिए कोई भी फॉर्म MGT 7, MGT 14 फाइल कर दो। उसके लिए हमें कंपनी की बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। अब वो वाइटल इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना हमारा काम है। हम लोग उसे किसी थर्ड पार्टी से शेयर ना करें, किसी कॉम्पिटिटर से शेयर ना करें, इवन अपने खुद के पर्पस के लिए भी शेयर ना करें, अपने प्राइवेट पर्पस के लिए। फॉर्म फाइलिंग तक तो चलता है, बट उससे ऊपर नहीं। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दैट यू शुड कीप द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। Then check whether or not the document requires any further action, also to check whether it is consistent with prior records। आपको चेक करना होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो जो पिछले डॉक्यूमेंट बने हैं इसी तरीके के, क्या उससे कंसिस्टेंट है, या फिर कोई डिफरेंस है जो बहुत ज्यादा है, जो आपको शक करने पे मजबूर कर रहा है। आपको वो सभी चीजें क्या करनी होंगी, चेक करनी होंगी। Then, or it is conflict with corporate policies, may create concerns under existing agreements, may result in violation of law or may have tax implications। आपको सब एक ही चीज देखनी है। देखो, अगर नटशेल में आपको बताऊं तो आपको ये देखना है कि जो भी, जिस चीज की भी आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, कहीं वो इनकंसिस्टेंट तो नहीं है। कंपनी की जो अंदर की खुद की पॉलिसीज हैं, कंपनी के जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स हैं, जो जो कंपनी के ऊपर लॉज एप्लीकेबल है, उन लॉज से इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मनमानी की गई है। डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम आपको हर उस छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा।
बात समझ आ रही है? मैं समझता हूं कि ये जो चीजें है ना, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपको सिर्फ इसको लर्न कुछ भी नहीं करना है इसमें से, आपको इसे सिर्फ रीड मारना है। 2 से 3 बार आप लोग रीड मार लेना, एग्जाम में कंटेंट लिखने लायक तो आप आराम से बन जाओगे, ठीक है ना? ये देखो, ये जेनरिक लाइंस होती हैं। जहां पर भी स्पेसिफिक चीजें आएंगी ना, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज आपको रटनी ही है, पहले समझो फिर रटो, वो चीज आप लोग याद कर लेना। बट इन लाइंस को मैं कहता हूं जेनरिक लाइंस, जो आपको आंसर फ्रेम करने में, जब आप आंसर शुरू करते हो, आंसर की लेंथ थोड़ी सी सुंदर बनाने के लिए आप लोग इन पॉइंट्स को आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है? देन अब डॉक्यूमेंटेशन हम कर रहे हैं, तो हमारे करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? तो पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो यहां पे 8-9 दे रखे हैं, बट मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ कोई भी 6 कर लेना। मैं आपको 6 एक बार बता देता हूं, आप उसमें से कोई भी, 8 है, 8 में से कोई भी 6 कर लो। मैं जो 6 इजीली याद हो सकते हैं, जो रिलेट कर सकते हो आप, वो एक बार पढ़ा, उसके बाद उसको याद कर लेना। अच्छा, इस वीडियो को और ज्यादा फ्रूटफुल अगर आप बनाना चाहो, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं, आप वीडियो को पॉज कर करके भी सुन सकते हो। जैसे एक टॉपिक हो जाता है, पॉज कर दो, जैसे ही मैंने समझाया तुरंत उसके बाद अगर आप स्ट्रेस देके एक बार याद कर लोगे ना, मैं कह रहा हूं कि आपको दुगना 2 टाइम्स बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? आओ, सबसे पहला पर्पस क्या है? क्लाइंट सर्विस। भाई जो कर रहे हैं अपने भाई मालिक के लिए कर रहे हैं। क्लाइंट कौन है? ग्राहक। ग्राहक कौन होता है? भगवान होता है। तो आप क्लाइंट को सर्विस दे रहे हो, क्योंकि बदले में आपकी दाल रोटी उसी से चलनी है। तो documentation is a tool for professionals like us to serve better to their clients in a timely and effective manner. आप क्या करेंगे? टाइमली एंड इफेक्टिव मैनर में अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, देन डेफिनेट सी बात है यार, आप देखो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, आपने जो भी चीज डॉक्यूमेंट करी है, तो आप क्या कर सकते हो, उससे रिजल्ट्स आप जल्दी निकाल पाओगे। अगर आपने कोई चीज डॉक्यूमेंट नहीं कर रखी है, तो अगर लेट सपोज उस पुरानी चीज की जरूरत आपको पड़ गई है एंड आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर रखा है, देन क्या करना पड़ेगा? आपको दोबारा से उस चीज पे टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर यार रिवीजन की मैं बात करूं, अगर आपने लेट सपोज नोट्स प्रिपेयर कर, जब आप पढ़ रहे थे तब आपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करे, एंड अब जब रिवीजन की बात आ रही है, तो आपने जो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है वो तो प्रिपेयर ही नहीं कर रखे हैं। देन आपको क्या करना पड़ेगा? वो जो बुक आपने पढ़ी थी वो दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, तो उसमें क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा। सिमिलरली यहां पर क्लाइंट सर्विस के लिए डॉक्यूमेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देन सेकंड इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं, आपने क्या चीजें ऑब्जर्व करी हैं ड्यूरिंग द ऑल प्रोसेस, चाहे आपने वो सेक्रेटरियल ऑडिट करी है, आपने सर्टिफिकेशन के लिए अगर लेट सपोज कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, उस चीज को अगर कम्युनिकेट करोगे, चाहे किसी को भी, किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को आपने कम्युनिकेट करना है, कंपनी के जो लेट सपोज डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो भी की मैनेजरल पर्सनल है, अगर आपको उनसे कुछ कम्युनिकेट करना है, तो आप किसके थ्रू करोगे? आपने जो डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है उसके थ्रू करोगे। देन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जवाबदेही, कि आप कोई काम कर रहे हो, देन यू आर रेस्पॉन्सिबल, मतलब आप रेस्पॉन्सिबल होगे किस चीज के लिए? कि आपको कहीं पे जवाब देना है कि सर मैंने ये काम कैसा किया है, जरा देखना एक बार। आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो आपको काम दिया गया था, कि आपने उसको सही तरीके से किया भी है, नहीं किया है। तो अकाउंटेबिलिटी में क्या है? डॉक्यूमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेट्स प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी एंड रिकॉर्ड्स द वर्क ऑफ द प्रोफेशनल। इसमें क्या रिकॉर्ड होता है? जो भी प्रोफेशनल ने काम किया है वो सब कुछ इसमें रिकॉर्डेड होता है। इट मे बी यूज्ड इन रिलेशन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब हमारे जिस कंपनी सेक्रेटरी ने काम कैसा किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, ये चीज वो जिस बंदे को रिपोर्ट करना था उस बंदे को बताएगा, एंड वो डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि डॉक्यूमेंटेशन कि इस पर्टिकुलर सीएस ने काम अच्छा किया है या नहीं किया है। देन फोर्थ पॉइंट, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई सिंपल सी बात है, हमारे जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी हमें गाइडेंस नोट्स मिलते हैं, उसमें साफ साफ एक बात कही गई है, एक कंपनी सेक्रेटरी शुड डॉक्यूमेंट द होल प्रोसीडिंग्स। जो भी उसने काम किया है उसको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट करना है, यानी कि इट इज आवर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर प्रोफेशनल में आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो भी काम कर रहे हो, एटलीस्ट आपको उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल डॉक्यूमेंटेशन। देन आती है लीगल रिक्वायरमेंट। भाई लीगल रिक्वायरमेंट सिंपल सी बात है, कई सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं, एंड कानून में भी ये बात लिखी गई है कि जो भी काम आप कर रहे हो, देन आप उस काम के जो आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, आपको वो लीगली करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपके कल्चर में, आपके कस्टम में, आपके प्रोफेशन में वो चीजें हो रही हैं तो आप वॉलंटरीली कर ले रहे हो ना। कभी कभी लॉ उसको मैंडेट कर देता है कि वो आपको करना ही करना है। इट्स नॉट ऑप्शनल, नाउ इट इज मैंडेटरी टू डू अकॉर्डिंग टू द लॉ। देखना जरा इसको, प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एंड कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर प्रोफेशनल वर्क। जो भी उन्होंने प्रोफेशनल काम किया है, इन अकॉर्डेंस विद प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स फॉलोड एंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं, अगर लेट सपोज आप कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है ना, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो उस कंपनी के अपने खुद के कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है, तो आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। आप उसको
इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। दिस इज योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन उसके बाद आती है हमारी क्वालिटी यार, क्योंकि क्वालिटी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन आपकी जो क्वालिटी है उसको असेस करती है कि आपने जो काम किया है वो अच्छा किया है या बुरा किया है। क्योंकि अगर कोई चीज डॉक्यूमेंट ही नहीं हुई है देन आपको कैसे पता चलेगा। अगर सचिन तेंदुलकर ने मोर देन 17,000 रन्स इन वनडे मारे हैं, ये चीज कैसे पता चली, क्योंकि भाई इस चीज को डॉक्यूमेंट किया गया था। अगर सिर्फ मैच देख के हम लोग छोड़ देते एंड डॉक्यूमेंट नहीं करते तो हमें कैसे पता चला कि हम सचिन तेंदुलकर किस लेवल के, किस क्वालिटी के प्लेयर हैं। समझ आ रही है बात। देन उसके बाद रिसर्च, अगर आपको रिसर्च करनी है उस पर्टिकुलर एरिया से, चाहे किसी भी एरिया की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके लिए अगर कोई प्रायर रिकॉर्ड्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में रखे हुए हैं, तो वो चीजें रिसर्च करने में भी हमको हेल्प करती हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनमें से कोई भी 6 पॉइंट आप पढ़ लो तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। जैसे देखो, सबसे पहला क्या है, आप आंख बंद कर लो, मैं यहां से आपको पढ़ाता हूं। सबसे पहला है क्लाइंट सर्विस। देन उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन। दो चीजें तो सी से चालू हुई है, क्लाइंट सर्विस, कम्युनिकेशन। तीसरा क्या है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, अच्छा मुझे किसी को जवाब भी तो देना है कि मैंने कैसा काम किया है। देन एक चीज और क्या हो जाएगी, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑप्शनल नहीं है। फिर लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट कि अगर कंपनी की कोई ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है या फिर कोई लॉ है जिसने मैंडेट कर रखा है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो भी आपको करनी होगी। फिर सर अभी लास्ट पॉइंट ही तो हमने पढ़ा है, रिसर्च। रिसर्च के लिए भी ये काफी ज्यादा यूजफुल हो जाती है। फिर क्वालिटी असेस करने के लिए 6 पॉइंट्स हो गए, आपने कर लिए याद। तो क्वेश्चन क्या होगा कि क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, लिख लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस चीज का आंसर लिख सकते हो बिल्कुल कॉपी पेस्ट। ठीक है जी। देन उसके बाद गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा देखो, अब आपको मैं बताता हूं, डॉक्यूमेंटेशन आज कोई नई चीज नहीं है जो पिछले 4-5 साल में आई है। डॉक्यूमेंटेशन बेटा राजा महाराजाओं के जमाने से चल रही है। एक कस्टम, एक प्रैक्टिस है जो ओवर द टाइम फॉलो हुई है। अब इतने टाइम से अगर कोई चीज फॉलो होती है तो उसमें एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि यार आप ऐसे करोगे तो अच्छा है, ऐसा नहीं करोगे तो अच्छा नहीं है। और उसके बेसिस पे क्या हो जाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स तैयार हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने फेयोल, हेनरी, है ना, उन लोगों के आपने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे। उन्होंने प्रिंसिपल्स किस चीज को, ओवर द इयर्स जो बिजनेस है उनको ऑब्जर्व किया और उससे उन्होंने एक प्रिंसिपल तैयार कर दिया। सिमिलरली जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी बनाने के लिए एक फॉलोड प्रिंसिपल्स हैं कि जिनको आप फॉलो करोगे तो चांसेस अच्छे खासे हैं कि आप अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करोगे। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं जरा ध्यान से देखना। एंड ये प्रिंसिपल्स मैं कह रहा हूं आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ आ जाएगा इजीली। देखो रिलेट करने वाले हैं। एंड कमाल की बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे 10 सीज हैं। तो आपको याद रखना है कि सारी चीजें सी से स्टार्ट हो रही हैं। तो जो आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं किस चीज के, गुड डॉक्यूमेंटेशन के, तो वो 10 सीज आपको याद रखना है। क्योंकि कई सारी चीजों के आप प्रिंसिपल्स पढ़ोगे और आप प्रिंसिपल्स में कंफ्यूज रहोगे कि आपने उस चीज का प्रिंसिपल क्या पढ़ा था। तो इसके लिए आपको ना अपनी मेमोरी को याद दिलाना पड़ेगा कि अच्छा गाइडिंग प्रिंसिपल्स किस चीज के, गुड डॉक्यूमेंटेशन के। वो जो 10 सी वाला पॉइंट सर ने बताया था वो है, तो आपको वो याद रखना है। ठीक है। सबसे पहला क्या है, एकदम क्लियर। आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं बिल्कुल क्लियर करो, कोई कंफ्यूज करने की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। देन कॉन्साइज, जितना छोटा हो सकता है, फालतू की बातें मत लिखो, कहानियां मत लिखो, जितना शॉर्ट हो सकता है आप उतना शॉर्ट में लिखो। देन कंप्लीट, बट छोटा लिखने के चक्कर में यह ना हो कि आप कुछ चीजें स्किप कर दो। ऑमिट नहीं करना है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। बात समझ आ रही है। देन उसके बाद कॉन्टेम्प्ररी। कॉन्टेम्प्ररी का मतलब है यार उस टाइम पे जो चीज चल रही है, जिस तरीके से चल रही है। कॉन्टेम्प्ररी मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम पे जो चीजें चलन में है आपको उन सब चीजों को रिकॉर्ड करना है। ठीक है ना, उस तरीके से रिकॉर्ड करना है। देन उसके बाद कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या है कि अगर लेट सपोज आपने जो डॉक्यूमेंटेशन करी है वो पेज नंबर्स की बात है, एक पेज नंबर 1 है, उसके बाद आपने पेज नंबर 3 डाल दिया, उसके बाद पेज नंबर 7 डाल दिया, ये काम मत करो। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर में होना चाहिए। ओके। देन उसके बाद करेक्ट। ऑफ कोर्स सी बात है, डॉक्यूमेंटेशन में आप झूठ तो चलेगा नहीं, आपको सही इंफॉर्मेशन डालनी है, करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब क्या है, कॉम्प्रहेंसिव मतलब एक तरीके से आप समझो एवरीथिंग इज इंक्लूसिव, एवरीथिंग इज इंक्लूसिव इन योर डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, उनको पढ़ने के बाद उस पर्टिकुलर चीज के लिए किसी और चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यानी कि इट शुड बी कॉम्प्रहेंसिव। आप कई सारी बुक्स में देखोगे, आपने जब क्लास 12th में पढ़ाई करी होगी, आपने इवन सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल सब में आपने कुछ टीचर्स ऑथर्स की बुक पढ़ी होगी जिसमें लिखा होगा कॉम्प्रहेंसिव बुक ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यानी कि ये बुक पढ़ लो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, यानी कि सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है। दिस इज नोन एज कॉम्प्रहेंसिव। तो कॉम्प्रहेंसिव मैंने बता दिया। तो आपके डॉक्यूमेंटेशन भी क्या होनी चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव।
कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करना चाहते हैं तो वो सब लोगों का एफर्ट उसमें पता चलना चाहिए कि हाँ, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन है, उस डॉक्यूमेंटेशन पर कोई और बंदा काम करना चाहता है तो आपके डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके के होने चाहिए कि उस बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिस इज कोलैबोरेटिव। देन क्लाइंट सेंट्रिक, और आप यार जो नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ योर क्लाइंट है आपको उसको ध्यान में रखते हुए अपने डॉक्यूमेंटेशन करने होंगे, तो क्लाइंट सेंट्रिक होना चाहिए। देन लास्ट चीज कॉन्फिडेंशियल, तो हम लोग जानते ही हैं कॉन्फिडेंशियल। तो 10 चीज है। अगर मैं बात करूं, एक बार आप 2 मिनट के लिए पॉज करना, इनको रट लेना। देखो 10 के 10 पॉइंट याद हो पाए, आई पर्सनली बिलीव कि आप भूल सकते हो इतने बड़े सिलेबस में, बट स्टिल यार कोई 5 से 6 तो आपको याद रह सकते हैं ना। एक बार 2 मिनट का टाइम लो, पॉज करो, इनको याद करो, एंड उसके बाद अपने आप गुनगुनाओ कि अच्छा क्लियर है, कॉन्साइज है। देखो मैं याद करने की कोशिश करता हूं, ऑल्दो मेरे को रटना मेरे लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि देखो आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो रटा हुआ ही होना चाहिए आपको। यहां पे समझने वाली क्या चीज है यार, क्या समझोगे आप? क्या इसमें भी कुछ बना के लिखोगे? क्या क्लियर को किसी और वर्ड से रिप्लेस करोगे? क्या नहीं कर सकते हो। एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है कि आप बिल्कुल जो क्लियर एंड कॉन्साइज है ना, बिल्कुल यही एक्सपेक्टेशन एग्जाम में एग्जामिनर रखता है कि आप जो भी बातें लिखी हुई हैं उसको एग्जैक्टली जो है यहां पे लिख के आ जाओ, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, कॉन्साइज, कंटेम्प्रेरी, है ना, करेक्ट होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? करेक्ट होनी चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए। देन उसके बाद क्या होनी चाहिए? कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। देखो 5 पॉइंट तो मैंने ऐसे बता दिए। देन उसके बाद क्या होना चाहिए? सेंट्रिक, क्लाइंट सेंट्रिक होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए। बात खत्म हो गई है। ठीक है, आप लोग भी इस तरीके से याद कर लो। देन अब आ जाओ जरा, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। आप लोग कई सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। तो अब देखो बुरी क्या होती हैं, जो गलत तरीके फॉलो होते हैं, जो डोंट्स को फॉलो करते हैं। अच्छी कौन सी होती हैं? जो डूज को फॉलो करते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो आपको करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे सॉरी, और अगर नहीं करने वाली चीजें जैसे डोंट्स वाली चीजें उनको करोगे तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी नहीं होगी। तो डॉक्यूमेंट बनाते टाइम आपको क्या चीजें करनी है एंड क्या चीजें नहीं करनी है, आइए जरा एक बार यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या नहीं करना है वो देखते हैं। अब जो बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है, मैं कह रहा हूं उसको तो ये चीजें बताने की जरूरत ही नहीं है, उसको पता ही होगा। उसका सीएस, उसका जो प्रिंसिपल है, उसे जिस चीज के लिए डांट रहा है मतलब वो चीजें डोंट्स है, और जिस चीज के लिए पीछे से पीठ पे थपथपी मिल रही है वो मतलब डूज है। ठीक है, आइए डोंट्स देखते हैं। डॉक्यूमेंट विद एरर, करेक्शन, नॉट साइन डेटेड एंड डिडंट इंक्लूड अ रीजन फॉर द करेक्शन। यार सिंपल सी बात है, जिसमें एरर है, जिसमें आपने करेक्शन कर रखी है, जिसमें आपने साइन नहीं कर रखा, और अगर करेक्शन कर भी रखी है तो करेक्शन क्यों करी है आपने वो चीज नहीं बता रखी, ऐसा मत करो यार, दिल से बुरा लगता है। देन राइट ओवर्स, अभी यहां पे लिखा हुआ है, मैं यहां पे काट के इसके ऊपर ये एग्जांपल की करेक्ट स्पेलिंग लिख रहा हूं, ये राइट ओवर होता है, ये काम मत करो, ये गलत चीज है। मल्टीपल लाइन थ्रू एंड यूज ऑफ वाइट आउट। यूज ऑफ वाइट आउट का मतलब क्या है? आप वो जो फ्लूइड होती है ना, जो आप व्हाइट कलर का व्हाइटनर यूज करते हो और उसके ऊपर आप दोबारा से कोई चीज लिख देते हो, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। ये क्या होता है, जो ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट है उस पर शक करने पे मजबूर कर देती है। आपने देखा होगा जो पुलिस एफआईआर्स भी होती हैं उसमें आप जो व्हाइटनर है वो यूज नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा रिपोर्ट क्या की क्या हो जाए, हु नोस, है ना। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स इज नॉट इन सीक्वेंस एंड टेबल्ड। जो भी आपने इवेंट्स हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। एग्जैक्टली जैसे अमित शाह जी बोलते हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि जो चीज पहले हुई उसको पहले रखो, जो चीज बाद में हुई उसको बाद में रखो। सीक्वेंस में नहीं है तो दिस इज नॉट अ गुड सिंबल ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। Then standards operating procedures are adopted by professional is not authorized। जो भी आपने जो प्रोसीजर्स आपने लेट सपोज सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जो भी आपने फॉलो किया है वो प्रोसीजर ऑथराइज्ड ही नहीं है, उसको करना अलाउड ही नहीं है, तो फिर वो चीज कैसे सही हो गई? आपने रिजल्ट्स अच्छे ले आए हो, आपने डॉक्यूमेंटेशन अच्छी कर दी है, बट जो आपने उस डॉक्यूमेंटेशन को करने के लिए जो तरीके अपनाए हैं वो तरीके सही नहीं है, तो ये चीज जस्टिफाई नहीं की जा सकती है किसी भी बिना पे। देन उसके बाद डेलीगेशन ऑफ वर्क इज नॉट रिकॉर्डेड। अगर आपने अपना काम किसी और से करवा दिया है, आपने यार सारा काम आप खुद तो नहीं कर सकते हो, आपने किसी असिस्टेंट को, किसी थर्ड पार्टी जो एक्सपर्ट है, आपने उसको वो काम क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया है, डेलीगेट कर दिया है, और आपने इस चीज को डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन नहीं किया, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको बताना होगा कि अगर आपने ये काम किसी और से करवाया है तो किससे करवाया है, ये एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन की पहचान होती है। देन आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोसीजर नॉट डिटेल्ड इनफ, यानी कि जैसे आपको फॉलो करना है, अगर आपने जो लेट सपोज प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, आपने प्रोसीजर ना फॉलो करके कोई और प्रोसीजर फॉलो किया है,
देन आपको बताना होगा कि डिटेल में कि आपने वो प्रोसीजर क्यों फॉलो किया है, उससे क्या बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या उसके आउटकम्स हैं, ये सभी चीजें आपको बतानी होंगी। अगर आप नहीं बताते हो तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। दैट इज वाई इट इज गिवन इन द डोंट्स। देन आइए डूज में क्या हो जाएगा। देखो, रिकॉर्ड्स आप कंप्लीट होने चाहिए टाइम पे, और एक्टिविटी एंड व्हेन एनी एक्शन इज टेकन, जैसे कोई एक्शन होता है तो जितनी जल्दी हो सकता है आप उसको रिकॉर्ड कर लो, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। देन सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स शुड बी रिटेन्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, एक बार ये समझिए। जैसे लेट सपोज मैं एग्जांपल रियल लाइफ में लेता हूं। आप लोगों ने जिसने देखो, जिस बंदे ने अभी वो नहीं करा है, मतलब ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, तो उसको ये चीज रिलेट करने में मुश्किल होगी। तो मैं आपका रिलेटेबल एग्जांपल लेता हूं। आई एम अज्यूमिंग सबका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया होगा, मेरा भी बन गया है। अब जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, मान लेते हैं 2021 तक ही एप्लीकेबल था, और इसके बाद ये एक्सपायर हो गया। अब इसके बाद कोई दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होना है। अब जो नया ड्राइविंग लाइसेंस मेरा बना, ये मेरा बन गया न्यू, और ये क्या है, ओल्ड है। तो क्या होता है, ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है पुराना वाला, ये सुपरसीड हो गया है मेरे नए वाले ड्राइविंग लाइसेंस से। इसको कहते हैं सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट। सुपरसीडेड कौन सा हो जाएगा, ये ओल्ड वाला सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब कायदन तो हमें इसे उखाड़ के फेंक देना चाहिए, बट अगर लेट्स सपोज आपको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, यानी कि लॉ में कुछ बातें लिखी गई है कंपनी लॉ के अंदर, कि आपको जो पुराना वाला डॉक्यूमेंट है वो कुछ पीरियड के लिए रखना होगा फॉर द रिकॉर्ड पर्पसेस, तो आपको उसे मेंटेन करके रखना होगा। तो सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट शुड बी रिटेन्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और स्पेसिफिक पीरियड कौन बताएगा, जो आपका क्लाइंट है, या तो वो बता देगा। अगर लॉ में कोई चीज मेंशन है तो आपको वो बता देगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। अगर कहीं मेंशन नहीं है, किसी ने रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, फेंक दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। देन कॉन्साइज होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, एक्यूरेट और ट्रेसिएबल। ये कॉन्साइज आपको पता है, जितना शॉर्ट में रखो। लेजिबल मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, एक्यूरेट मतलब सही होना चाहिए, ट्रेसिबल मतलब जब आप ढूंढ रहे हो तो ढूंढने में आपको परेशानी परेशानी नहीं परेशानी ना हो, आपको ये भी मेक श्योर करना है। फिर पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। यार इसका एग्जांपल बेस्ट है मीम्स। आप जो इंस्टाग्राम पूरे दिन स्क्रॉल करते हो, उसमें जो मीम्स आप देखते हो ना मीम्स। मैं कह रहा हूं एक 10 मिनट की स्टोरी सुनाने के बाद, एक लंबा सा जोक सुनाने के बाद, एक लंबा सा स्टैंड अप सुनने के बाद आपको इतनी हंसी नहीं आएगी। आप एक बढ़िया सा अगर मीम देख लो ना, तो आपको उसमें उतना मजा आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, अगर कई सारी बातें लिखने की बजाय आपने पर्टिकुलर एक पिक्चर उसमें, यूजुअली प्रैक्टिस में ये चीजें नहीं होती हैं, फॉर्मल प्रैक्टिस में पिक्चर्स अवॉइड की जाती हैं, बट इन जनरल बताया गया है कि डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप एक पिक्चर ऐड कर देते हो, तो वो चीज बाकी 10 लाइनों को रिप्लेस करने के लिए वो पर्टिकुलर एक पिक्चर काफी होती है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, आप चाहो तो इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। देन क्लियर एग्जांपल्स, जहां एग्जांपल देने की जरूरत है तो आप एग्जांपल्स दो। कई बार होता है ना कि जैसे अभी मैं, ये बुक में लिखा तो है सब कुछ, आप लोग खुद भी पढ़ सकते थे, बट मैं आपको एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूं, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। सिमिलरली डॉक्यूमेंटेशन का ही पर्पस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस यही है कि जो उसको पढ़ने वाला है उसको समझ आ जाए कि भाई आपने काम कैसा किया है। तो अगर आपको उस समझाने के लिए कोई एग्जांपल भी देना पड़ जाए तो आपको उससे कतराना नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक्स सामने वाले को अंडरस्टैंड कि हाँ भाई जो बात इसमें लिखी है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। अब उसके लिए आप एग्जांपल भी दे सकते हो। एंड लास्ट है डोंट एज्यूम नॉलेज। एज्यूम मत करो नॉलेज। आप कहीं ये एज्यूम करके कि यार ये चीज तो सामने वाले को, जिसके लिए मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूं, उसको तो ये चीज पता ही होगी। आप कोई नहीं होते एज्यूम करने वाले, सामने वाला अंगूठा छाप है, आपको यही चीज एज्यूम करके चलनी है। एक बिल्कुल एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी, मतलब एक आम आदमी, एक बिल्कुल आम पढ़ा लिखा आदमी उस चीज को समझ पाए, आपको डॉक्यूमेंटेशन इस हिसाब से रखनी है। आप कोई जार्गन्स यूज नहीं कर सकते, आप कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज नहीं कर सकते, आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। बात समझ आ रही है, समझ आनी चाहिए। आइए अगला टॉपिक करते हैं हम लोग, रिपोजिटरी। रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अरे क्या लिख रहा हूं, रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कितनी देर की वीडियो हो गई है, 23 मिनट। अरे वाह, ठीक ठाक चल रही है स्पीड। हाँ, रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स समझिए। रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से डेटा रूम। मैं आपको इसका सिनोनिम है डेटा रूम। तो कहीं पे अगर आप रिपोजिटरी देखो या डेटा रूम देखो, एक ही बात है। डेटा रूम यानी कि जहां भी कंपनी से रिलेटेड डेटाज हैं उनको जहां पर रखा जाता है, उसको हम कहते हैं रिपोजिटरी। तो इन दोनों को आप सिनोनिमसली यूज कर सकते हो। ज्यादा क्लासी वर्ड लगता है रिपोजिटरी। तो मैंने 4 बार बोल दिया, तो याद हो जाना चाहिए आपको। 4 बार मैंने बोल दिया, 4 बार अपने मन में आप बोल दो कि रिपोजिटरी ही डेटा रूम है, रिपोजिटरी ही डेटा रूम है। ऐसे करके बोलो, आपको अभी कभी याद हो जाएगा। 2 सेकंड दो, पानी पी लेता हूं। अब जरा समझिए, जो रिपोजिटरी है उसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना सकते हैं,
या फिर हम फिजिकल फॉर्म में बना सकते हैं। अब भैया सब चीजें अगर इलेक्ट्रॉनिक वे में आ गई हैं, इवन फाइलिंग भी इलेक्ट्रॉनिक में हो रही है, तो फिर इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रेफरेबल फॉर्म ऑफ जो डेटा रूम है या रिपोजिटरी है वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक। बट यहां पे समझने के लिए हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। आप किसी भी चीज में देख लो यार, हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं। आप जो फोन यूज कर रहे हो, अब उसका फायदा क्या है कि आप ये क्लास देख पा रहे हो उसके अंदर, नुकसान क्या है कि आप इसमें वीडियोस देख रहे हो फालतू की। तो फायदे नुकसान हर चीज में है। तो हम लोग यहां पे क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक क्या है, क्या उसके फायदे, क्या उसके नुकसान है। सिमिलरली फिजिकल फॉर्म क्या है, उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान थे कि उसे इलेक्ट्रॉनिक ने रिप्लेस कर दिया, ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे। एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होना नहीं चाहिए बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी एग्जामिनर इजी क्वेश्चन पेपर बनाने के मूड में होता है तो उसका सबसे पसंदीदा क्वेश्चंस में से ये एक होता है। ठीक है, आइए देखो, इन इलेक्ट्रॉनिकली रिपोजिटरी। अब देखो, आप बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में रटना मत। अगर आप रट सकते हो तो रट लेना, मैं कहूंगा रटना इज द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर आपको लगता है ना कि आप कुछ कीवर्ड्स को याद में रख पा रहे हो और उसके बेसिस पे आप अगर आंसर को अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर देते हो, अपने हिसाब से आप इंग्लिश यूज करके फ्रेम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सुपर आंसर होगा, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, डीएमएस, याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपल, डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाएगा वो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और सिस्टम वर्ड यूज हो गया तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होगा। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्क्स बाय यूजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, एक कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। एंड सॉफ्टवेयर होना चाहिए जहां पे आप स्टोर कर सको, जैसे क्लाउड स्टोरेज हो गई, अगर लेट सपोज आप गूगल ड्राइव है, कोई भी चीज एक्स वाई जेड, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। मैनेज एंड ट्रैक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, आप उसको मैनेज भी करोगे, अगर उसको ट्रैक करना है कि वो डॉक्यूमेंट कहां पे है, कैसा है, ट्रेसेबल करना है, वो सारी चीजें आप लोग उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक इमेज मतलब हो गया, आपने स्कैन करा जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, मान लेते कोई आपका MGT7 नाम का फॉर्म है, अगर आपने उसको स्कैन कर लिया एंड उसके बाद आपने उसको क्लाउड में अपलोड कर दिया, तो यहां पे क्या हो गया, आपने एक फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। बात समझ आ गई है, कैप्चर्ड थ्रू द यूज ऑफ अ स्कैनर। द टर्म डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज, अब डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन ऑल्दो पूछना मुश्किल होगा बट एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि यार पेपर बहुत आउट ऑफ सिलेबस टाइप का आया था, आपको याद करके जाना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को। तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज दिस सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड ऑर्गेनाइजेस डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सही बात, इट इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट एंड कंटेंट कैप्चर, वर्कफ्लो, डॉक्यूमेंट रिपोजिटरीज एंड आउटपुट सिस्टम, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम एंड द प्रोसेस यूज्ड टू ट्रैक, स्टोर एंड कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स। बीच में कुछ कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी है आईटी की, आप प्लीज उसको याद कर लीजिए, नहीं तो इजी वर्ड्स के साथ रिप्लेस भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है ना, आइए अब एडवांटेजेस क्या है डीएमएस के। डीएमएस का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसके एडवांटेजेस देखिए, ट्रैकिंग ऑन, चेकिंग, चेकआउट बाय वेरियस ऑफिसर्स। उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे किस ऑफिसर, कौन ऑफिसर आया, कौन ऑफिसर उसे देखकर गया, वो सारी चीजों को आप ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि वो एक पासवर्ड बेस्ड होता है। आप उसमें जाते हो तो अपना नाम लॉगिन करते टाइम आप अपना नाम बताओगे कि कौन हो यूज कर रहे हो, तो इससे आप चेकिंग चेकआउट के बारे में आराम से क्या कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो। फिर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, भाई बिल्कुल सही बात है, जो आपका एक सेफ्टी फीचर है कि आपको डॉक्यूमेंट को लॉक अनलॉक करने का आपको फीचर मिल जाता है। देन साइमल्टेनियस एडिटिंग, अगर किसी डॉक्यूमेंट पे दो या दो से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं एक साथ, तो आप साइमल्टेनियसली उसमें चेंजेस कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। डॉक्यूमेंट वर्जन कंट्रोल, यार देखो इस चीज को मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसिडर करता हूं। वर्जन कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपडेट होते रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हो। जैसे एक मान लो ये ओरिजिनल फॉर्म का डॉक्यूमेंट था, आपने इसमें मान लो 4 लाइंस और ऐड कर दी, ठीक है ना, तो उसके बाद एक नया डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, फिर आपने इसमें 2 लाइंस और ऐड कर दी, फिर एक और नया डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। तो ये क्या है, ये फर्स्ट वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट है। जब चेंज होने के बाद दूसरा डॉक्यूमेंट बना तो सेकंड वर्जन है। एक होता है ना कि यार सेकंड वर्जन है या सीक्वल एक तरीके से, ये कौन सा हो गया, थर्ड वर्जन हो गया। तो आप डॉक्यूमेंट वर्जन को भी कंट्रोल कर सकते हो कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये कौन सा वर्जन चल रहा है, मतलब इससे पहले भी कोई डॉक्यूमेंट था, हाँ इससे पहले अगर था तो पुराना वर्जन है, अभी कौन सा है, लेटेस्ट वर्जन है, तो ये वर्जन होता है। ओके,
देन रोल बैक ऑप्शन, रिट्राइव ऑप्शन, यार अगर आपको रिट्राइव करना हो, जैसे लेट सपोज कोई ऑप्शन आपका चला गया है, और सॉरी कोई डॉक्यूमेंट आपका चला गया है, आपको वापस से उसको रिस्टोर करना है, तो यहां पर वो भी ऑप्शन मिल जाता है। ईज इन ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल का मतलब है जब आप ऑडिट करते हो किसी पर्टिकुलर एरिया की और डिटेल में आपको ऑडिट करनी होती है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप डीएमएस का सिस्टम है तो उसमें बहुत इजीली आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, तो ये हेल्प करता है। देन एनोटेशन एंड स्टैम्प्स, सिग्नेचर स्टैम्प करने के लिए भी आपको डीएमएस बहुत हेल्प करता है। आपने एडोब, जो एडोब अरे सॉफ्टवेयर है हमारा जो पीडीएफ के लिए, एडोब रीडर, उसमें आपको ये सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। पेड वर्जन होता है, बट अगेन जुगाड़बाजी करके आप लोग सब चीजें कर सकते हो, एनोटेशन एंड स्टैम्प सारे काम। तो एडवांटेजेस आई विल सजेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, जरूर याद करके जाइएगा, इग्नोर नहीं मारना। अब एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अभी जो हमने एडवांटेजेस पढ़े हैं वो डीएमएस के पढ़े हैं। डीएमएस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेकिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बनाने के लिए आप डीएमएस करते हैं। बट अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने के जो एक वाइडर टर्म का फायदा क्या है, आपको वो देखना है। एंड एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बनाना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव, भाई इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, कॉस्ट बहुत कम होती है। एक सॉफ्टवेयर होता है जो नॉमिनल फीस होती है आपसे चार्ज की जाती है उसके लिए, एंड आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करके तमाम काम कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं इसमें जो कॉस्ट है वो 1/10 1/20 हो जाती है, मतलब मतलब फ्रैक्शन हो जाता है बिल्कुल उसका, ठीक है। स्टोर करना और मेंटेन करना रिकॉर्ड्स इन डिजिटल फॉर्म इज मच चीपर देन इन एनी अदर फॉर्मेट। विद इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, डिजिटल मीडिया कॉस्ट ड्रॉप एवरी डे। सही बात है भाई, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। एक जमाने में क्लाउड स्टोरेज का प्राइस कितना ज्यादा हुआ करता था, आज की रेट में देखो यार 100 सवा 100 रुपए में आप 50 100 जीबी आपको मिल जाता है। उसके बाद टोटल टुडे डिजिटल स्टोरेज कॉस्ट 1000 ऑफ व्हाट इट कॉस्ट जस्ट फ्यू डिकेड्स अगो। डिकेड्स यानी कि कुछ 30-40 साल पहले जो कॉस्ट हुआ करती थी, आज भाई मतलब 1/1000 यानी कि 1000 गुना उसकी कीमत कम हो चुकी है। मतलब ये तारीफें की जा रही है कि कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ज्यादा। देन उसके बाद ईज ऑफ यूज, इसको यूज करना बहुत आसान होता है। आपको जाके फिजिकल रूम की तरह आपको ये डॉक्यूमेंट्स फाइलों को देखना नहीं पड़ता। आप वेब सीरीज देखते हो ना पुरानी पुरानी जो होती हैं, जिसमें आप कोई पुलिस वाला किसी पुराने रिकॉर्ड को अगर देखने जा रहा है, तो उसमें वो पुराना सा एकदम कमरा, बंद कमरा होता है, अंधेरा सा होता है, धूल ही धूल होती है उसमें उसमें वो फाइलों देखता है, कितना मुश्किल हो जाता है। आसान कैसे हो जाएगा, सिंपल, जाए कंप्यूटर में खटाखट आपने टाइप किया, जैसे एसीबी प्रद्युमन सालुके से निकलवाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से अगर आपने करवा लिया तो कितना इजी हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का आपको फायदा मिलता है। देन लेबर सेविंग्स, भाई इसमें आपको आदमियों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक फिजिकल फॉर्म में अगर आपने डेटा रूम बना रखा है जहां पे फाइल्स रखी हुई हैं, तो वहां पे आपको एक आदमी रखना होगा उसकी सिक्योरिटी के लिए, एक आदमी जो फाइल्स को जचाएगा, जो वहां पे फाइल्स की केयर करेगा। तो ये सारी की सारी जो लेबर है उसकी आप कॉस्ट सेव कर सकते हो। देन उसके बाद सर्च एबिलिटी, मैंने वही आपको बताया कि कंप्यूटर में ढूंढना, मैं कह रहा हूं आपको 1/10 टाइम लगेगा। अगर आपको 1 घंटा लग रहा है किस चीज में, अगर लेट सपोज उसके अंदर ढूंढने में, मतलब आप फिजिकल फॉर्म में ढूंढने जा रहे हो, तो उसका मुश्किल से 4-5 मिनट के अंदर आप लोग कंप्यूटर के अंदर ढूंढ सकते हो, इवन उससे भी कम में। देन उसके बाद पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी से बेस्ट चीज क्या हो सकती है, आप डेटा रूम को, फिजिकल डेटा रूम को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो, बट डिजिटली तो भाई पेन ड्राइव में डाला, माइक्रो एसडी कार्ड में डाला, या गूगल क्लाउड में आपने सेव कर दिया, और आप कहीं भी ले जा सकते हो उसको, पोर्टेबल है बहुत ज्यादा। देन वर्जन ट्रैकिंग, वर्जन ट्रैकिंग मैंने आपको बताया कौन सा वर्जन चल रहा है, आप वो भी ट्रैक कर सकते हो इजीली कि भाई पहले नंबर का है, दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है, कि ये ओरिजिनल है कितना, लेट सपोज अगर ये पहले चेंज हुआ है तो कितनी बार चेंज हुआ है, ये सभी चीजें आपको आराम से पता चल जाएंगी। देन हर चीज जो फायदे के साथ आती है वो कुछ नुकसानों के साथ भी आती है। तो पहला नुकसान क्या है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कीप करने का, सबसे पहला नुकसान है हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने का सॉफ्टवेयर रिस्क। सॉफ्टवेयर रिस्क जरा देखिएगा क्या है, सिंपल है, आपने जो सॉफ्टवेयर खरीद रखा है, लेट सपोज आपने कोई नॉन कंपनी का नहीं खरीद रखा, एक नई कंपनी आई थी, उस नई कंपनी ने एक ऑफर दिया कि आपके लिए सस्ता पड़ेगा, क्योंकि पुरानी कोई एस्टेब्लिश्ड कंपनी है वो सॉफ्टवेयर महंगा देती है, उसने हाफ प्राइस में कोई नई कंपनी ने ऑफर किया और आपने उसको खरीद लिया लालच में। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ सालों में 2-3 साल के अंदर उस कंपनी ने सर्विसेज देना बंद कर दिया, वो बिल्कुल भाग गई यहां से। देन क्या हुआ, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे उसमें स्टोर हो रखे थे। अब क्या होगा, उन डॉक्यूमेंट्स को वापस से रिट्राइव करना कितना मुश्किल हो जाएगा, उनकी कॉपीज निकालना। तो ये चीजें क्या होती है, एक सॉफ्टवेयर रिस्क कहते हैं इसको। सॉफ्टवेयर रिस्क मतलब कि जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, चांसेस है कि जो सॉफ्टवेयर का सर्विस प्रोवाइडर है वो कहीं भाग ना जाए और उस वजह से आपका डेटा लॉस ना हो जाए, ये रिस्क एक बहुत ज्यादा अटैच्ड रहता है। तो कोशिश क्या की जाएगी, जब भी आप प्रोफेशनल बने तो कोशिश करिए उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, बेशक थोड़े से थोड़े महंगे क्यों ना हो, आप उनको ही प्रेफर करो। लालच में नहीं आना, सस्ते पे नहीं जाना,
महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। बार बार रोना किसको पसंद है? किसी को भी नहीं। देन फॉर्मेट रिस्क, यार मैं ये फॉर्मेट रिस्क पढ़ाना प्रेफर नहीं करता। मोस्टली ये सॉफ्टवेयर रिस्क जैसा है, आप लोग जब खुद रीड करेंगे ना आपको समझ आ जाएगा कि फॉर्मेट रिस्क एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर रिस्क की तरह ही है। ठीक है। मीडिया कंपेटिबिलिटी, मीडिया कंपेटिबिलिटी का मतलब क्या है आप समझिए। एक जमाना था, आपने पता नहीं वो जमाना देखा नहीं देखा, मैं भी कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं हूं आपके जमाने से, बट हाँ मुझे याद है कि जब मेरा क्लास फिफ्थ और सिक्स में मेरे पापा ने कंप्यूटर लेके आए थे, तो उस टाइम पे कंप्यूटर में ना सीपीयू आता था। सीपीयू तो आज भी आता है। तो उसमें यहां पे सीडी रोम हुआ करता था, और नीचे यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क करके एक डिवाइस होती थी स्टोरेज की, उसके लिए एक स्लॉट हुआ करता था। वही था आखिरी। उसके 5-6 साल बाद से मैंने आज तक फ्लॉपी डिस्क का कोई भी ऐसा मतलब कोई डिवाइस नहीं देखा जिसको फ्लॉपी डिस्क सपोर्ट करती हो। यानी कि जो मीडिया आप यूज कर रहे हो वो कंपेटेबल रहेगा नहीं रहेगा ये कौन जानता है। अगर लेट सपोज आज की डेट में मैं बात करता हूं, आपने सीडी के अंदर जो एक नॉर्मल सीडी होती थी, जो डिस्क होती थी, उसके अंदर अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है, मेरा लैपटॉप है उसमें ऑप्टिकल ड्राइव जो सीडी रोम आप जिसे कहते हो वो नहीं है। उम्मीद करता हूं आपका भी लैपटॉप अगर पुराना नहीं है तो उसमें नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आने वाले टाइम में लैपटॉप्स को स्लिम करने के लिए, क्योंकि लैपटॉप्स को स्लिम करने के लिए और जो सीडीज हुआ करती थी उसमें स्टोरेज बहुत कम हुआ करती थी, उसको रिप्लेस कर दिया कंप्लीटली पेन ड्राइव्स ने। पेन ड्राइव्स को रिप्लेस कर देंगे क्लाउड स्टोरेज। अब आने वाले टाइम में बेटा वो चीजें तो कंपेटिबिलिटी रहेगी नहीं। तो इसमें यह भी प्रॉब्लम होती है अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली कोई रिकॉर्ड सेव कर रखा है, आपने फ्लॉपी में कर रखा है, आपने सीडी में डीवीडी में कर रखा है, और मैं कुछ टाइम में मुझे डर है कि शायद पेन ड्राइव में सेव करना भी आउटडेटेड हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ क्लाउड बेस्ड चलेगा। यानी कि फिजिकल फॉर्म ही अभिशाप हो जाएगा। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि भाई जिस मीडिया में मेरा पर्टिकुलर डेटा है क्या वो मीडिया अभी तक कंपेटेबल है या नहीं है। जैसे ही अगर आपको लगे कि वो क्या होने लग गया है, अरे उस टर्म को क्या कहते हैं, जो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट अगर होने लग गई है, अगर ऑब्सोलीट आपका मीडिया कंपेटिबिलिटी ऑब्सोलीट होने लग गया है, तो आपको उसको नए मीडिया के अंदर ट्रांसफर कराना जरूरी हो जाएगा। ठीक है। देन रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी देखो सिंपल सी बात बताऊं, रिलायबिलिटी में सबसे बेस्ट चीज ये है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है जो पेपर फॉर्म में है वो ही आप ज्यादा रिलायबल मानोगे। अगर डिजिटल फॉर्म में है तो कौन भरोसा कर सकता है, हो सकता है उसे फोटोशॉप कर रखा हूं। भाई ये चीजें होती है ना। मैं आपको अपने पापा का एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली मैंने पापा के लिए ट्रेन की टिकट करवाई थी, यहां से मेरा गांव गोरखपुर में है वहां के लिए। तो मैंने पापा फर्स्ट टाइम था कि पापा को स्मार्टफोन उनके पास था, तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने ऑनलाइन ही बुक करी है। तो मैंने स्क्रीनशॉट और वो पीडीएफ दोनों चीजें मैंने पापा को भेज दी व्हाट्सएप पे। मैंने कहा पापा आप टीटी को दिखा देना और वो आपको आराम से बैठने देगा, परेशान नहीं करेगा। मेरे पापा पीछे पड़ गए, कह रहे ना मुझे टिकट चाहिए हाथ में। मतलब उन्हें भरोसा ही नहीं है। कह रहे बेटा मुझे भरोसा नहीं है कि ये फोन में है, फोन स्विच ऑफ हो गया कहीं तो क्या होगा, अगर लेट सपोज टीटी ने अगर मुझे ट्रेन से उतार दिया तो कहीं उसे भरोसा ही ना हो कि ऐसे कैसे हो सकता है। उनकी आदत आज तक क्या है कि पुराने तरीके से जब तक आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे हो तब तक बात ही नहीं बनेगी। उन्होंने मेरे को परेशान कर दिया। फाइनली मैंने उनको कहा लो भाई आप फिजिकल फॉर्म में ले लो, आप ले जाओ। तो फिजिकल फॉर्म के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो ज्यादा रिलायबल होते हैं एज कंपेयर टू जो मतलब डिजिटल फॉर्म में अगर होते हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा जब भी आइडेंटिटी के लिए आपको कहीं पे जाना होता है तो आप ओरिजिनल चीजें आपको दिखानी पड़ती है। यानी कि कई एरियाज होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी आइडेंटिटी को लेके, तो वहां पे आप डिजिटली किसी चीज को वेरीफाई नहीं कर सकते हो, आपको अपनी फिजिकल कॉपी दिखानी ही पड़ेगी, और ओरिजिनल फॉर्म में, ना कि फोटोस्टेट फॉर्म में। ठीक है। देन उसके बाद रिलायबिलिटी हो गया। देन पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी यार अब जरा देखो, इट इज वेरी इजी मोड फॉर डेटा टू डुप्लीकेटेड एंड ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। मेरी बात ध्यान से सुनो, पोर्टेबिलिटी ही एडवांटेज था इलेक्ट्रॉनिक का, पोर्टेबिलिटी ही डिसएडवांटेज हो जाएगा। मुझे बात बताओ, एक डेटा रूम है जहां पे फाइल्स फिजिकल फॉर्म में पड़ी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं है। अगर उस सारे डेटा को किसी को कहीं लेके जाना है, विदेश में लेके जाना है, मतलब डेटा ब्रीच करना है अगर, तो वो चीज कितनी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल क्या, एब्सोल्युटली नामुमकिन हो जाएगी कि यार पूरा का पूरा एक डेटा रूम उठा के कोई बंदा यहां से लेके चला जा रहा है। बट आपको नहीं लगता है कि अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर में किसी चीज को सेव करके रखा हुआ है, कंप्यूटर में सेव कर रखा है, तो कुछ नहीं है। अगर एक बढ़िया सा हैकर मिल जाए, या फिर अगर आपके अंदर का बंदा ही बागी बन गया और उसने क्या करा, पासवर्ड वगैरह उसे पता है और उसने कहा नौकरी छोड़ के मैं सीधे दुबई भाग जाऊंगा, और उसने सारे के सारे डेटा को शेयर कर दिया किसी थर्ड पार्टी से, आपके दुश्मन से, देन क्या हो जाएगा, वही पोर्टेबिलिटी जो आपके लिए एक टाइम पे एडवांटेज थी कि एक जगह से दूसरी जगह आराम से चली जा रही है, वही पोर्टेबिलिटी आपके लिए रिस्क बन जाएगा। तो ये रिस्क की फॉर्म में पोर्टेबिलिटी आ गया। आप इसको जितना मैंने समझाया है, मैं कह रहा हूं फॉर्मेट रिस्क आप सिर्फ रीड कर लेना, काफी हद तक सॉफ्टवेयर रिस्क से मिलता जुलता है। मैंने जब फर्स्ट टाइम फॉर्मेट रिस्क देखा था डेफिनेशन, तो मैंने जो अज्यूम करा था इसके अंदर होना चाहिए
कि इसमें डॉक्यूमेंट्स जो आपने सेव कर रखे हैं सॉफ्टवेयर में वो गलती से फॉर्मेट भी हो सकते हैं, करप्ट हो सकती है फाइल। बट यहाँ पे जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो वैसी नहीं है, उन्होंने सॉफ्टवेयर रिस्क जैसी ही एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो अगर आप फॉर्मेट रिस्क लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो मैं कहूंगा एनी फोर ये वाला 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट्स आप याद कर लेना, आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। ठीक है। अब दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको अगला टॉपिक बताऊं मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन से रिलेटेड, मैं चाहता हूं कि पहले एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि फिजिकल रिपोजिटरी क्या होता है, यानी कि फिजिकल डेटा रूम एग्जैक्टली क्या होता है। सिमिलरली जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक डेटा रूम करा है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प लेते हैं अपने सारे डेटा रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट सब चीजों को सेव करने के लिए, सिमिलरली फिजिकल रिपोजिटरी के अंदर आप फिजिकल फॉर्म में रखते हैं। फिजिकल फॉर्म में यानी कि आपको पेपर फॉर्म में होगा, जो भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल फॉर्म में होगा, इसको कहते हैं फिजिकल रिपोजिटरी। एक बार देखते हैं, फिजिकल रिपोजिटरी रेफर्स टू सेंट्रल प्लेस, रिपोजिटरी यानी कि डेटा रूम यानी कि सेंट्रल प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड एंड मेंटेन्ड। A repository can be a place where multiple database or files are located for distribution over network। यानी कि जहां जहां जरूरत होगी, जहां जहां डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कहां से, उस पर्टिकुलर सेंट्रल पॉइंट से जहां पे वो सब चीजें स्टोर हो रखी हैं। Then, or a repository can be a location that is directly accessible to the user without having to travel across a network। और रिपोजिटरी एक सेंट्रल प्लेस होगा, यानी कि एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां पर जिस बंदे को भी किसी चीज की जरूरत है तो वो डायरेक्टली वहां पे चला जाएगा, ना कि कहीं और जाएगा ना। ठीक है ना। अब आइए समझते हैं पेपर के लिए वर्चुअल एंड फिजिकल डेटा रूम की जो इंपॉर्टेंस है, मैं कह रहा हूं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर के लिए आप मान के चलिए जब भी आसान क्वेश्चन पेपर बनेगा, ये वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल क्वेश्चंस में से एक होगा कि फिजिकल और वर्चुअल डेटा रूम या रिपोजिटरी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जल्दी जल्दी एक बार हम देख लेते हैं, जहां लगेगा कि स्ट्रेस देने की जरूरत है वहां देंगे, अदरवाइज हम लोग सिर्फ रीड आउट करेंगे। सबसे पहला, किस फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो यहां पे आपका फिजिकल में क्या होगा, पेपर्स, फाइल्स, बॉक्सेस या अदर टेंजिबल थिंग्स। टेंजिबल यानी कि दिखने वाली चीजें होंगी, चाहे पेपर चाहे बॉक्सेस, अगर ज्यादा लॉट है तो बॉक्सेस, बड़े बड़े फोल्डर्स, फाइल्स, इन चीजों में सेव्ड होगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं वर्चुअल की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म को हम सॉफ्ट कॉपीज भी बोलते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको पता ही होगा कि अगर आपकी पीडीएफ, सेम अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की, आपके आधार कार्ड की जो पीडीएफ है, अगर वो आप कंप्यूटर में सेव कर लेते हो, अपने फोन में सेव कर लेते हो, हम कहते हैं कि ये सॉफ्ट कॉपी है। सॉफ्ट कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग, चाहे कोई वीडियो या ऑडियो डॉक्यूमेंट है, कोई भी वीडियो या कोई भी ऑडियो डॉक्यूमेंट है आप उसको भी यहां पर सेव कर सकते हैं। देन सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब देखो, लाइज विद द इंटीग्रिटी ऑफ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द डेटा रूम। सिंपल सी बात है, जो बंदा डेटा रूम का इंचार्ज है भाई सब कुछ उसके हाथ में है। अगर वो इंटीग्रिटी है उसके पास, मतलब वो ईमानदार है, तो भाई वो तब तक वो सेफ है। बट जहां उसकी ईमानदारी थोड़ी सी भी डोलती है तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है, कोई भी बंदा जो नहीं एक्सेस करना है जिसको, वो भी बंदा एक्सेस कर सकता है, कुछ भी खिला पिला के या जो भी उनके बीच में डील हुई है उस चीज से। तो यहां पे जो सिक्योरिटी है वो उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि यहां पे एक पर्सन इन्वॉल्व है, इंसान, और इंसान का ईमान कभी भी डोल सकता है, ये बात किसी से झुटलाई नहीं गई है। देन वर्चुअल में क्या है, ये ज्यादा सिक्योर्ड है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड है यानी कि कंप्यूटर है, और कंप्यूटर सिर्फ अपने पासवर्ड का सगा होता है। तो जिस बंदे के पास भी पासवर्ड होगा, यानी कि उस बंदे को एक्सेस करने का अधिकार है, और अगर वो अधिकार अपना रहा है, वो एक्सेस कर रहा है, तो इस बात में तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। तो मोर सिक्योर थ्रू स्पेसिफिक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। इन एडिशन फैसिलिटीज लाइक इंटरनेट फायरवॉल्स आर देयर। फायरवॉल्स यानी कि जो बाहर से कोई अगर आपका मेलवेयर अटैक अगर होता है तो फायरवॉल्स उससे प्रोटेक्ट कर लेती हैं, तो वो चीजें भी यहां पर इंश्योर की जाती हैं। देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ डेटा रूम। भाई आपको फिजिकल डेटा रूम बनाना है तो उसमें ज्यादा टाइम चाहिए होगा, बिल्कुल सही बात है, लॉन्गर टाइम रिक्वायर्ड। बट ऑनलाइन अगर आपको करना है, वर्चुअल डेटा रूम अगर तैयार करना है, तो कैन बी क्रिएटेड विद इन 48 आवर्स वंस डिमांड फॉर प्रोस्पेक्टिव बिडर्स आर आइडेंटिफाइड। आपको वर्चुअल डेटा रूम जैसी बनाना है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना, 48 घंटा इन्होंने अमूमन बोल दिया है, इससे कम टाइम के अंदर ही आप लोग अपना वर्चुअल डेटा रूम तैयार कर सकते हैं। देन कॉस्ट क्या होगी, सिंपल सी बात है भाई, जो फिजिकल वाला है उसको बनाने की, उसको मेंटेन करने की जो कॉस्ट होगी वो डेफिनेटली ज्यादा होगी वर्चुअल वाले से। आई थिंक आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि वर्चुअल इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए कॉस्ट इज हाई, बिकॉज रीजन क्या है, वन पर्सन कम से कम चाहिए कि वो डेटा रूम का टेक केयर करे, और रिक्वायर्स बिडर्स टू ट्रेवल फ्रॉम देयर प्लेसेस टू द प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ डेटा रूम। जिस बंदे को चाहिए डेटा रूम चाहिए, वो बंदा अपनी जगह से डेटा रूम वाली जगह तक ट्रेवल करेगा, और उस ट्रेवलिंग में जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो भी तो एक कॉस्ट है। तो यहां पर जो कॉस्ट है वो ज्यादा लगेगी एज कंपेयर्ड कि वर्चुअल में कॉस्ट इज लो, एज द डॉक्यूमेंट्स कैन बी व्यूड फ्रॉम एनी लोकेशन विद इंटरनेट सिक्योरिटी।
आप चाहे अब आपका हेडक्वार्टर मुंबई में है, आपका डेटा रूम मुंबई में सर्वर है उसका, और अगर आप यहां पे दिल्ली से अगर कोई डेटा रूम चेक करना चाहते हैं तो आपको ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा, आप इंटरनेट पे बैठ के आराम से उसको देख सकते हैं। कन्वीनियंस, सिंपल सी बात है यार, इज टाइम कंज्यूमिंग फिजिकल वाला, और ये क्या होगा, मोर कन्वीनियंट। आपको डिटेल में नहीं लिखना, आपको सिर्फ इतना मेंशन करना है कि ये लेस कन्वीनियंट, ये मोर कन्वीनियंट, इसकी कॉस्ट हाई है, इसकी कॉस्ट लो है, इसमें ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, इसमें कम टाइम रिक्वायर्ड है। इतना भी अगर आप मेंशन कर देंगे, आपसे इतना ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, पूरा रीजन लिखने की आपको जरूरत नहीं है। देन उसके बाद एक्सेसिबिलिटी टू डेटा रूम, टाइम टू एक्सेस डेटा में बी रेस्ट्रिक्टेड। भाई सही बात है, फिजिकल डेटा रूम में आप रात को 2 बजे नहीं जा सकते हो यार, सिंपल सी बात है, एक बिजनेस आवर्स होते हैं जिसमें आप सिर्फ जा सकते हो। ऑन द अदर हैंड वर्चुअल में तो आप जब चाहो तब जा सकते हो, आप तब लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के अपना डेटा देख सकते हो। किसी पर्टिकुलर टाइम पे अलाउ नहीं किया गया हो, अदरवाइज ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। फिर उसके बाद फैसिलिटी टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस ऑफ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, यस ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट एनी रेस्ट्रिक्शन। फिजिकल डेटा रूम में फैसिलिटी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है रेस्ट्रिक्ट करना, बट यहां पर वर्चुअल में एक्सेस रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, आप एक बात बताओ, अगर आप लेट सपोज मैंने कुछ पर्टिकुलर मेंशन कर दिया कि जिस जिस बंदे के पास ये आईडी ये पासवर्ड है, सिर्फ वो बंदा क्या कर सकता है, इसको एक्सेस कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है, तो यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी ना। बट अगेन फिजिकल डेटा रूम की अगर मैं बात करूं तो वहां पे एक पर्सन इन्वॉल्व है, एक ह्यूमन इंसान। अब ह्यूमन बीइंग जो है, उस केस में ह्यूमन बीइंग की इंटीग्रिटी के ऊपर बात आ जाएगी कि अगर वो इंटीग्रिटी है तो वो अलाउ नहीं करेगा, बट अगर इंटीग्रिटी नहीं है तो वो उस बंदे को भी अलाउ कर देगा जिसको रिस्ट्रिक्टेड था। देन फैसिलिटी टू चेक हु हैज रिव्यूड दैट डॉक्यूमेंट्स एंड हाउ मेनी टाइम्स, भाई यहां पे अवेलेबल हो जाएगा फिजिकल में, बट जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो बहुत ज्यादा हाई होगी, क्योंकि हर चीज का रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा फिजिकली। बट अगेन आप यहां पे नेगोशिएबल कॉस्ट पे, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे आप अपना क्या कर सकते हो, वर्जन चेक कर सकते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कितनी बार किस बंदे ने चेक किया है, कितनी एडिटिंग करी है, वो हर चीज आपको अवेलेबल हो जाती है। देन फैसिलिटी टू हाईलाइट न्यू इंफॉर्मेशन, मैनुअली करना पड़ेगा by to all bidders, बट यहां पे हाईलाइट कैन बी मेड इन द वेबसाइट क्रिएटेड एज डेटा रूम। आप वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके लॉगिन कर सकते हो, आप प्लीज कर सकते हो, इसको करना इतना जरूरी नहीं है। देन एबिलिटी टू कॉपी डॉक्यूमेंट्स, यहां भी पॉसिबल है, यहां हमेशा पॉसिबल नहीं होगी कॉपी करना। वन टू वन कम्युनिकेशन विद द सेलर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, इसमें अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल नहीं है। एक बात बताओ, फिजिकल डेटा रूम की अगर फैसिलिटी किसी ने प्रोवाइड करी है, जो बंदा है जो फिजिकल डेटा रूम की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आप उससे वन ऑन वन कन्वर्सेशन कर सकते हो, सामने बिठा के बात कर सकते हो। बट अगर मैं वर्चुअल की बात करूं तो लेट सपोज वर्चुअल डेटा रूम बनाने वाला कोई अमेरिका का बंदा है और यहां आप इंडिया में हो, आपको वाकई में लगता है कि आप उससे कॉन्वर्सेशन करने के लिए आप आमने सामने बैठोगे, किराया उसका या तो खर्च करवाओगे या खुद का किराया खर्च करोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे नॉट अवेलेबल इसलिए मेंशन्ड है। बात समझ आ रही है? आप प्लीज इसमें से जो भी आपके फेवरेट 6 पॉइंट्स हैं, मैं कहूंगा एनी 6 पॉइंट्स आप लोग लर्न कर लेना, मोर देन सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। ओके, देन आइए अगली चीज है हमारी कोडिंग एंड नॉमेनक्लेचर। कोडिंग एंड नॉमेनक्लेचर मतलब क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है, जो भी उसका फोल्डर तैयार किया है, आप कैसे उसको नाम देंगे, क्या सही तरीका है उसको नाम देने का, उसको कोड देने का, यहां पे हम लोग वो चीज पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो ये चीजें ओवर द प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप लोग काम सीखेंगे एज असिस्टेंट्स, देन उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, आप तब ये चीजें और डिटेल में समझ पाएंगे। बट फॉर द टाइम बिंग एक आइडियल सिचुएशन दे रखी है कि आप कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, यहां पे आपको एक मॉडल बना के दिया हुआ है। आइए देखते हैं, 2 तरह की फाइल्स की बात की गई है यहां पे, जहां भी आप किसी भी तरह का काम करेंगे, प्रोफेशनल का जॉब करोगे तो 2 तरह की फाइल्स होगी, एक होगी आपकी सेल्फ डिस्क्रिप्टिव और एक होगी नॉन डिस्क्रिप्टिव। सेल्फ डिस्क्रिप्टिव में देखो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव फाइल्स या नॉन डिस्क्रिप्टिव मतलब अलग अलग है, सेल्फ बोलूं या सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फाइल बोलूं एक ही बात है। अगर स्मॉल वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट है, एग्जिस्टिंग आइडेंटिफिकेशन स्कीम दैट लिंक द डिजिटल ऑब्जेक्ट टू द सोर्स मटेरियल, यानी कि अगर आपकी जो फाइल आप बना रहे हो वो छोटे लेवल पे है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा फोल्डर्स नहीं बनने, बहुत ज्यादा फाइल्स नहीं बननी है, देन आप अपने आप से उसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, इसको कहते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन।
ऑन द अदर हैंड अगर मैं नॉन डिस्क्रिप्टिव फाइल की बनाऊं, यहां पे जब आपका प्रोजेक्ट बहुत लंबे टाइम के लिए बहुत बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट होता है जहां पे मल्टीपल फाइल्स एंड मल्टीपल फोल्डर्स आपको बनाने होते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता ह्यूमनली कि आप एक एक फाइल को खुद से नाम दें। तो यहां पर क्या होता है, जो सिस्टम होता है, जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, वो खुद से ऑटोमेटिकली एक यूनिक नंबर जनरेट कर देता है। इसको कहते हैं नॉन डिस्क्रिप्टिव। यानी कि आपने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, सिस्टम ने अपने आप उस डिस्क्रिप्शन को बना दिया या फिर कोडिंग और नॉमेनक्लेचर कर दिया। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज नॉन डिस्क्रिप्टिव फाइल। देखिए, नॉन डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम्स आर यूजुअली सिस्टम जनरेटेड सीक्वेंशियल न्यूमेरिकल स्ट्रिंग और द सिस्टम बेस्ड सच एज डिजिटल आईडी नंबर दे देगा, कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड टाइम दे देगा। सही बात है, कभी भी आप अपनी कोई लेट सपोज फोटो अपने लैपटॉप में डालोगे, अगर आपने उसको कोई नाम नहीं दिया है तो वो एक कोड नंबर आ जाता है लंबा सा, जिसमें डेट एंड टाइम मेंशन्ड होता है या फिर किस तरह की फाइल है, जेपीजी है, अगर आपकी पीडीएफ फाइल है, वो सारी की सारी चीजें जो उस फाइल को बेहतर बताने में हेल्प करेगी, वो सारी चीजें वो अपने आप डिस्क्राइब कर देता है। दिस इज नॉन डिस्क्रिप्टिव। देन उसके बाद नेम ऑफ ओरिजिनल फाइल एंड ऑफर लिंक टू मीटा डेटा स्टोर्ड एल्सवेयर। उसके बाद द एडवांटेज ऑफ नॉन डिस्क्रिप्टिव नेम्स क्या है? नॉन डिस्क्रिप्टिव का एडवांटेज क्या है डिस्क्रिप्टिव के केस में के अलावा? इज दैट देयर इज लेस चांस ऑफ रिपीटेड और नॉन यूनिक फाइल्स। बिल्कुल सही बात है। डिस्क्रिप्टिव में तो चांसेस है कि आप भूल गए कि आपने ये नाम पहले किसी को दे रखा है और आपने दोबारा से सेम नाम दे दिया किसी चीज को, तो यहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, डुप्लीकेसी आ जाएगी। बट नॉन डिस्क्रिप्टिव के केस में क्या होगा, हर बार जो सिस्टम है वो एक यूनिक नंबर ही जनरेट करेगा, वो कभी भी रिपीट नहीं करेगा। तो ये एक एडवांटेज मिल जाता है नॉन डिस्क्रिप्टिव का ओवर द डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम। देन अब आइए फाइल नेम्स को किस तरीके से यूज करना है इसको पढ़ने से पहले मैं ये प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे। जनरल गाइडलाइंस इन स्ट्रक्चरिंग फोल्डर एंड फाइल नेमिंग। कुछ गाइडलाइंस है, कुछ चीजें हैं जिनको आप ध्यान में रखोगे जब भी आप किसी फोल्डर, किसी भी फाइल को अपना नाम देते हैं। तो अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे ना, तो आपका जो फाइल नेम है वो एकदम आपका प्रोफेशनल वर्क बहुत आसान बना देगा। देखो, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर आप घर में एक जगह है आपकी, कि अगर आपको अपना लेट सपोज पेन रखने हैं, अपनी बुक्स रखनी है, अपना जो एसेसरीज हैं, वॉचेस रखनी है, आपको कैप, अपनी ईयरफोन्स कहीं रखनी है, अगर आपने उसकी एक प्रॉपर जगह बना रखी है, तो आपको जब उसे ढूंढना होगा कभी भी, तो आप परेशान नहीं होंगे, बिना टाइम वेस्ट किए आप आराम से इसको ढूंढोगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपने ऐसी कोई जगह ही नहीं बना रखी है, आपने कोई एक उसको नाम नहीं दे रखा कि ये सामान इस जगह रहेगा, देन इन दैट केस क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होगी और आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे उस चीज को ढूंढने में। कोडिंग एंड नॉमेनक्लेचर अगर आप सही तरीके से करते हो, किसी भी चीज को सही नाम देते हो, तो इसका फायदा ये होता है कि जब भी आपको उसको रिट्राइव करना हुआ, जब भी आपको उस चीज की जरूरत हुई, तो ढूंढने में आपको टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने ये नाम इस चीज को दे रखा है। पीडीएफ की सारी फाइल्स, अगर लेट सपोज MGT7 से रिलेटेड जितनी फाइल्स हैं वो आपने इस कॉलम में रखी है, तो आप जाओगे सीधे क्लाइंट का नाम डालोगे, उसका MGT7 देखोगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा मकसद है इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए। तो सबसे पहले देखिए क्या है, 10 बेसिक रूल्स है। पहला बेसिक रूल बेटा हमारा क्या है, अवॉइड एक्स्ट्रा लॉन्ग फोल्डर नेम एंड कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स। अगर आप किसी भी चीज का नाम बहुत लंबा अगर दे दोगे, इवन आप अपना पासवर्ड सोचो यार, अगर आपने किसी चीज को बहुत लंबा पासवर्ड अगर दे दिया है, आप खुद याद रख पाओगे क्या? नहीं। 1 2 3 4 दिन तक आपको याद रहेगा, जैसे लेट सपोज 3 4 महीने का टाइम आ जाएगा, इतना काम होगा आप लोगों के पास कि आप पुराना जो आपने लंबा नाम रखा है वो आप भूल जाओगे। तो कभी भी आप किसी भी फोल्डर या फाइल को बहुत ज्यादा लंबा नाम मत रखो, इतना लंबा ही नाम रखो कि जो आप रिमेंबर कर सको, एटलीस्ट स्टोर कर सको, उसको याद रहे कि हाँ यार मैंने ऐसा भी नाम रखा था। अब आप 2 लाइन का अगर नाम रख दोगे तो आप कैसे याद रहेगा आपको, ठीक है ना? देन उसके बाद पुट सफिशिएंट एलिमेंट्स इन दिस स्ट्रक्चर फॉर इजी रिट्राइवल एंड आइडेंटिफिकेशन बट डू नॉट ओवरडू इट। यानी कि देखो, सफिशिएंट एलिमेंट्स इन दिस स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है? जैसे देखो, अगर आपने सर्च रिपोर्ट कोई बनाई है, अब सर्च रिपोर्ट को आप सिर्फ रिपोर्ट के नाम से मेंशन कर रहे हो, है ना? तो ये तो ऑडिट रिपोर्ट भी हो सकती है। तो आपको कैसे पता कि ये सर्च रिपोर्ट है? तो आपको यहां पे साथ में सर्च रिपोर्ट एटलीस्ट सफिशिएंट एलिमेंट्स मेंशन कर दो कि आपको फाइल का नाम देखते समझ तो आ जाए कि हाँ यार इस पर्टिकुलर चीज में सर्च रिपोर्ट के बारे में बात की गई है। यानी कि जितना स्पेसिफिक पॉसिबल है आप उतना ज्यादा स्पेसिफिक होने की कोशिश करिए, अदरवाइज आप ढूंढते रहेंगे यार, रिपोर्ट नाम से न जाने कितने सारे सफिक्स होंगे, आप क्या क्या ढूंढेंगे। तो इसलिए आपको सफिशिएंट एलिमेंट्स ऐड करने होंगे सो दैट आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। देन उसके बाद आप अपने कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर एज एलिमेंट्स डिलिमिटर। आपको पता होगा जब भी फोल्डर नाम हम देते हैं तो स्पेसेस अलाउड नहीं होते हैं। यानी कि अगर लेट सपोज मैं अपना नाम लिखता हूं VINAY विनय और उसका स्पेस देके मैं पाठक लिखता हूं,
तो कई बार सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो स्पेस को अलाउ नहीं करते हैं। जो आप स्पेस बटन दबा के जो स्पेस देते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं। उसकी जगह स्पेस में हम लोग क्या लगाते हैं, नीचे अंडरस्कोर लगा देते हैं। तो अंडरस्कोर का यूज करो आप जहां भी आपको एक वर्ड खत्म होने के बाद आपको एक लिमिट सेट करनी है कि अब इसके बाद एक नया वर्ड स्टार्ट है, तो आप बीच में अंडरस्कोर डाल दोगे। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप लेट सपोज अंडरस्कोर नहीं डालना चाहते हो तो आप जितने भी वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर डाल दो। लेट सपोज मुझे अपना विनय पाठक नाम लिखना है तो VINAY, वी कैपिटल है, बाकी सब कुछ स्मॉल है। एंड उसका जब पाठक शुरू करूंगा तो PATHAK, P कैपिटल और ATHAK स्मॉल हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि जो विनय नाम है वो अलग है और जो पाठक नाम है वो भी अलग है। क्या बात समझ आ रही है? डू नॉट यूज स्पेसेस और अदर कैरेक्टर्स, और बाकी कैरेक्टर यूज मत करो अंडरस्कोर के अलावा। जैसे आपने परसेंटेज यूज कर दिया, हैशटैग यूज कर दिया, डॉलर साइन यूज कर दिया, अरे आपको खुद को नहीं याद रहेगा। प्रैक्टिकल दुनिया में जीना है। आप अभी सोच लोगे आपके पास 10 फाइल्स है, सिर्फ क्लाइंट कम है, तो आपने लेट सपोज सारे नाम याद रख लिए, और जैसे ही आपके पास 100 क्लाइंट्स हो जाएंगे आप बेटा पुराने वाले 10 का नाम भी भूल जाओगे। तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि हमें ग्रोथ मिलेगी और हम हर चीज को याद नहीं रख सकते हैं। तो जितना फिजिबल हो सकता है उतना फिजिबल बनाने की उसको कोशिश करो। फिर उसके बाद यूज द हाइफन, जो बीच में आता है ना, जैसे मैं अपने नाम से ऑब्सेस नहीं हूं, एग्जांपल के तौर पे सिर्फ अपना नाम ले रहा हूं कि विनय बीच में हाइफन और फिर पाठक, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। टू डीलिमिट वर्ड्स विद इन एन एलिमेंट और कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड विद इन एन एलिमेंट। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर, ये मैं आपको पीछे ही बता चुका हूं जो अंडरस्कोर वाला पॉइंट था। तो आप दोनों चीजें यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर, आप अपना हाइफन यूज कर सकते हो, आप फर्स्ट लेटर को कैप्स लॉक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। देन उसके बाद एलिमेंट शुड बी ऑर्डर्ड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक डिटेल ऑफ इंपॉर्टेंस एज मच एज पॉसिबल। यार देखो सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको। आपको जब अपना एड्रेस बताना होता है तो आपका एड्रेस क्या है, देखो जैसे लेट सपोज मैं अपनी बात करूं कि मैं पहली बात कहां पे रहता हूं दुनिया में, मैं इंडिया में रहता हूं। ठीक है जी, इंडिया में ये जनरल इंफॉर्मेशन दे दी है। किसी ने फोन किया कि अरे भाई कहां पे रहते हो, मैंने कहा भाई मैं इंडिया में रहता हूं। कह रहा हूं हाँ वेरी फनी, और स्पेसिफिक बताओ। मैंने कहा मैं हरियाणा में रहता हूं। उसने कहा भाई हरियाणा बहुत बड़ा है, हरियाणा में कहां पे रहता है, मैंने कहा बता रहा हूं ना, मैं फरीदाबाद में रहता हूं। मैं उसने कहा भाई फरीदाबाद भी बहुत बड़ा है, उसमें कहा, मैंने कहा सेक्टर 23 में रहता हूं। और फिर सेक्टर 23 में कहां रहता हूं, फिर मैं उसे अपना हाउस नंबर दे दूंगा, फिर अपना फ्लोर बता दूंगा कि इस फ्लोर पे रहता हूं। तो ये चीजें क्या हो जाती है, जनरल से आप स्पेसिफिक की तरफ बढ़ोगे। सिमिलरली जो आपका फाइल या फोल्डर नेम है तो उसकी जो जनरल इंफॉर्मेशन है, पहले जनरल इंफॉर्मेशन रखो, फिर स्पेसिफिक 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 और स्पेसिफिक पे आ जाओ। इससे क्या हो जाएगा, जो फाइल आप ढूंढ रहे हैं आप उस फाइल तक एग्जैक्टली पहुंच जाओगे आराम से। तो देखिए यहां पे आप इसको रीजन क्या कहते हैं, रीड कर लेना कि क्या इसमें डूज है क्या डोंट्स है। क्या आपको ये याद रखते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो मेन पॉइंट है उनको याद रख लेना, आपके लिए काफी रहेगा। फिर 6 पॉइंट क्या है कि ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस रूल होल्ड्स ट्रू व्हेन एलिमेंट्स इंक्लूड डेट एंड टाइम। और ऑर्डर किस तरीके से रखना है, डेट एंड टाइम जब इन्वॉल्व होता है कि किस डेट या किस टाइम पे है, तो डेट को कैसे आपको लिखना है, तो देखो YYYMMDD ये वाला फॉर्मेट मैं कह रहा हूं ऑफिस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मेट आपका ये होता है कि सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद डेट। और ईयर आपको किस तरीके से लिखना है, जैसे लेट सपोज 2021 है, मंथ अगर 7th मंथ है तो आप 7 नहीं लिखोगे, आप 07 लिखोगे। देन उसके बाद अगर डेट आपकी कितनी है, 4 तारीख है, तो 04 लिखोगे। तो आप जीरो अवॉइड नहीं कर सकते हो, ऑल्दो सिस्टम खुद ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट फिर भी आपको अपनी तरफ से फोल्डर नाम डालते टाइम आपको जीरो अवॉइड नहीं करना। तो जब भी आप लेट सपोज को आपको कोई आपको पता है कि फिक्स्ड 4 डिजिट की कम से कम चीज आएगी, तो आप अगर 4 डिजिट में 1 लिखना है तो आप 0001 लिखोगे, सिर्फ 1 लिखने दोगे आप लोग, तो 0001 लिखोगे या 001 लिख दोगे। इस तरीके से आपको नाम लिखना होगा। देन उसके बाद पर्सनल नेम्स विद एन एलिमेंट शुड हैव फैमिली नेम फर्स्ट फॉलोड बाय फर्स्ट नेम और इनिशियल्स। ये बड़ा सही पॉइंट है कि जब भी आप अपना नाम लिख रहे हो किसी भी चीज का, अगर आपका नाम किसी आपकी खुद की कोई फाइल जुड़ी हो रखी है या आपकी किसी क्लाइंट की फाइल है और उस क्लाइंट का नाम लिखना है, मान लेते हैं सुशील शर्मा नाम है, तो आप पहले शर्मा लिखोगे, उसका फैमिली नेम जिसको हम सरनेम भी कहते हैं, उसके बाद आप क्या लिखोगे, सुशील लिखोगे, यानी कि उसका फर्स्ट नेम। क्या क्या यार हैंग हो रहा है, तो चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद आप सुशील लिखेंगे। देन उसके बाद एब्रिविएट द कंटेंट ऑफ एलिमेंट्स व्हेनेवर पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है यार, एब्रिविएशन प्रैक्टिकली जितना आप यूज कर सकते हो उतना आपको यूज करना चाहिए। जैसे हम लोग टीचर्स पढ़ाने के टाइम पे जैसे सीजी को सेंट्रल गवर्नमेंट लिखते हैं, एनसीएलटी
बार बार हम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल नहीं लिखते हैं, हम एनसीएलटी लिख देते हैं। तो आपको जहां पर भी अपने फाइल एंड फोल्डर के नेम में जहां एब्रिविएशन यूज करना है, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो आप लोग एब्रिविएशन यूज कर सकते हो। लेट सपोज आपके पास रिलायंस का कोई काम आ गया है, तो आप रिलायंस इंडिया लिमिटेड नहीं लिखोगे, आप RIL भी लिख दोगे, तो आपका काम चला जाएगा, काम चल जाएगा। देन उसके बाद इस पॉइंट को आप छोड़ देना, लर्न करने में आपको डिफिकल्टी होगी तो इसे अवॉइड ही करो। देन आप आ जाओ 10th पॉइंट पे, प्रीफिक्स द नेम्स ऑफ द पर्टिनेंट सब फोल्डर टू द फाइल नेम ऑफ फाइल्स दैट आर बीइंग शेयर्ड वाया ईमेल ऑफ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। अब एक फोल्डर है, उसके अंदर कई सारे सब फोल्डर्स भी हैं। एक फोल्डर के अंदर कई सब फोल्डर्स भी तो हो सकते हैं। तो जब भी आप उस फाइल को शेयर कर रहे हो, तो फोल्डर के साथ साथ उस सब फोल्डर का भी नाम मेंशन कर दो कि जिसमें वो पर्टिकुलर फाइल आपको मिल जाएगी। ये एक सही तरीका होता है, ये जनरल टू स्पेसिफिक जाने का एक सही तरीका है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। डूज एंड डोंट से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल समझ सकते हो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, देन हम समझते हैं अगली चीज। अगली चीज का क्या नाम है हमारा, सेफ्टी एंड रिट्राइवल ऑफ रिकॉर्ड्स। सेफ्टी एंड रिट्राइवल ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, जो रिकॉर्ड्स आपने बना के रखे हैं उसको सेफ रखना एक पर्टिकुलर पर्सनल की जिम्मेदारी होती है। जो कंपनी सेक्रेटरी होता है, उससे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल आदमी कौन है पूरी कंपनी के अंदर, जो उसका जिम्मेदारी उठाएगा। तो सेफ्टी और रिट्राइवल मतलब जब जरूरत है तब वो डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाए। किसी डायरेक्टर को किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो कंपनी सेक्रेटरी का फर्ज बनता है कि उसने इस तरीके से उसको सेव करके रखा है कि जब उसको जरूरत है डायरेक्टर को, आराम से उस टाइम पे वो अवेलेबल हो जाए। तो सेफ्टी एंड रिट्राइवल ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए आपको क्या क्या काम करने चाहिए, तो देखो लिखा है द रिकॉर्ड्स शुड इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग, ताकि आप सेफ्टी एंड जो रिट्राइवल है उसको इंश्योर कर सकें। तो पहली चीज है ऑपरेटिंग लॉग्स। ऑपरेटिंग लॉग्स का मतलब क्या है कि जो डॉक्यूमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे डॉक्यूमेंट चाहे रिकॉर्ड, नेम मेंशन होना चाहिए उन इंडिविजुअल्स का जिन्होंने काम किया है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे। मतलब होता है ना कभी कभी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर एक से ज्यादा लोग भी काम कर रहे हैं, तो उस हर बंदे का नाम मेंशन होना चाहिए जिस बंदे ने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे काम किया है। सो दैट पता हो कि किस कौन कौन बंदा रेस्पॉन्सिबल है, या किस किस को अप्रिशिएशन मिलना है कि अगर उस डॉक्यूमेंट में काम अच्छा या बुरा हुआ है। यानी कि अगर कोई चीज गलती हुई है तो कौन कौन अकाउंटेबल होगा उस डॉक्यूमेंट पे, और अगर कुछ अच्छा हुआ है तो किस किस को अप्रिशिएट करना है। इस चीज के लिए नाम मेंशन होना बहुत जरूरी है। दिवाली के तुरंत बाद यार इतना पॉल्यूशन हो जाता है, बोलने में यहाँ पे गले में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। आई होप आप समझ पाएंगे। देन रिजल्ट्स ऑफ रिव्यूज, द रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस सजेस्टेड बाय ईच रिव्यूअर एंड बेसिस ऑफ रिजेक्शन ऑन नॉन एग्रीमेंट। डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया जाता है भाई, अलग अलग लोग आते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि इसमें कोई कमी है या कमी नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करने होंगे जो भी चेंजेस हर रिव्यूअर ने सजेस्ट करे हैं। यानी कि अगर कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने डॉक्यूमेंट देखने के बाद बोला है, रिव्यू करने के बाद बोला कि यार इसमें ये चेंज कर दोगे तो डॉक्यूमेंट आपका ज्यादा बेटर हो जाएगा। देन आपको क्या करना चाहिए, आपको वो बताना होगा डॉक्यूमेंट के साथ। यानी कि आप जब उसका रिजल्ट्स ऑफ रिव्यूज को मेंशन करना पड़ेगा कि जो सजेशन थी वो सजेशन क्या थी। और अगर आपने लेट सपोज जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने का जिसका काम है, क्या हो गया यार, जिनका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने का काम है, वो बंदा अगर लेट सपोज उस सजेशन उस रिव्यू को नहीं मानता है, देन उसका फर्ज बनता है ये बताना कि वो नॉन एग्रीमेंट अगर है, वो उस पर्टिकुलर रिजेक्शन के लिए जो रीजन है वो एग्जैक्टली क्या है वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी रिव्यूअर ने क्या दिया है, सजेशन दिया है, उस सजेशन को आप मेंशन करो। अगर आपने उस सजेशन को इनकॉर्पोरेट नहीं किया तो क्यों इनकॉर्पोरेट नहीं किया, वो चीज भी आपको बतानी होगी। देन थर्ड चीज हो जाएगी इंस्पेक्शन। आप उन इंडिविजुअल्स का नाम भी मेंशन करोगे हु हैव एक्सेस ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड हैव इंस्पेक्शन राइट्स ऑफ द सेम। जो जो बंदा उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, आपको हर बंदे की लिस्ट प्रिपेयर करके रखनी होगी। देन मॉनिटरिंग ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। मॉनिटरिंग ऑफ वर्क परफॉर्मेंस यानी कि जो जो बंदा काम उस पर कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना कि सही काम कर रहा है गलत काम कर रहा है। विल ईज इन द मॉनिटरिंग ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय द पर्सन टू हुम फाइल इज शेयर्ड। जिस बंदे से फाइल आपने शेयर करी है, उस बंदे ने उस पर्टिकुलर फाइल पे किस तरह का काम किया है, परफॉर्मेंस कैसी है, आप उस चीज को भी चेक कर सकते हैं। देन इंफॉर्मेशन एनालिसिस, प्रोवाइड ईज इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ फाइल्स। सिंपल सी बात है भाई, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करना सबसे फायदा क्या है कि आप इजीली क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हो, और जो भी आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपकी पूरी पर्टिकुलर एंटिटी या कॉर्पोरेट एंटिटी का, वो आप इजीली मैनेज कर सकते हो। ये इसका पर्पस हो जाता है। ठीक है, आइए आगे का कुछ पॉइंट है उनको सिर्फ एक बार रीड मार लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं मेंशन कर दूंगा कि रिकॉर्ड शुड बी आइडेंटिफाइबल एंड रिट्राइवेबल। जो भी रिकॉर्ड्स हैं आप उन्हें जब ढूंढना चाहो तब आप ढूंढ सको और रिट्राइव कर सको।
and should consistent with applicable रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जो भी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने चाहिए, उनके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि आपने उन पर्टिकुलर लॉज, उन रूल्स, उन रेगुलेशंस को अप्लाई नहीं किया उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते टाइम। ये गलती आपको नहीं करनी है। The company should comply with requirements concerning record retention such as duration, location, assigned responsibility. उसके बाद every record must well managed in order to ensure that they are protected for both administrative purpose and to serve as evidence of the organization's work. हर रिकॉर्ड इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के लिए अगर आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो। और अगर लेट सपोज कंपनी को इन फ्यूचर उस पर कोई लालचन लगता है, कोई उसके ऊपर सू होता है कि उसकी गैर जिम्मेदार हरकत के लिए, तो एज अ एविडेंस आप उस डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हो। जैसे एक ऑडिटर होता है, जो ओपिनियन ऑडिटर देता है, उस ऑडिटर ने अपने ओपिनियन के फेवर में अपनी डॉक्यूमेंटेशन पेश करता है। तो उसी तरीके से जो कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं उसकी हेल्प करनी चाहिए इन फ्यूचर, अगर उन्हें अपनी तरफ से एविडेंस, अपने फेवर में एविडेंस दिखाना हुआ तो। फिर रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ प्रोफेशनल अप्रोच टू केयरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। द केयर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड आर्चिव्स इज गवर्न्ड बाय 3 की कॉन्सेप्ट्स। आर्चिव्स का मतलब आई थिंक आप लोगों को पता होगा, जब भी आप किसी चीज को फ्यूचर के लिए, काफी लंबे टाइम के लिए सेव करके रखना चाहते हो तो आप उस पर्टिकुलर फाइल को आर्चिव कर देते हो। या आपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप आप यूज करते हो, उसमें मैसेज को आर्चिव करने का ऑप्शन होता है कि बाकी चीजें अगर डिलीट भी हो जाएंगी तो ये डिलीट नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव करने के लिए सोचा हुआ है। अब क्या केयर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड आर्चिव्स के लिए 3 की कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। वो 3 की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं आइए जरा देखते हैं।